काल के आधार पर क्रिया के भेद कौन कौन से होते हैं हम यहाँ पे समझेंगे। अभी हम लोगों ने समझा है कर्म के आधार पर, सकर्मक और अकर्मक। काल के आधार पर समझते हैं, ज़्यादा हाईलाइटेड पोर्शन नहीं है लेकिन ठीक है, इसको समझेंगे। काल के आधार पर, काल सबको पता होता है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 होते हैं, ठीक। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। हिंदी में इनको कहते हैं भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। इन्हीं कालों में जो क्रियाएं होती हैं वे क्रियाएं हमारे काल के आधार पे बटी होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? जैसे यहाँ पे देखेंगे भूतकालिक क्रिया, भूतकाल मतलब पास्ट, ऐसी क्रियाएं, ऐसे कर्म जो बीते समय में हो चुके हों, वो उनको क्या कहते हैं? भूतकालिक क्रिया। इसके 6 पार्ट हैं। देखिए जितने भी पार्ट दिए गए इनकी मैं एक अलग से वीडियो या शॉर्ट्स कुछ होगा जो मैं प्रिपेयर करके आप लोगों को ये डाल दूंगा तैयार करके, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फिर अंदर का। इसमें बहुत छोटे छोटे डिफरेंस है, ठीक है। सिंपल है, कॉन्टीन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है, वो ये मैंने इंग्लिश में बताया है। हिंदी में क्या होता है? सामान्य हो गया, पूर्ण हो गया, अपूर्ण हो गया, संदिग्ध, हेतु, हेतुमद हो गया, और आसन्न भूतकालिक जो है हमारे क्रियाएं होती हैं। पास्ट में 6 प्रकार की क्रियाएं होती हैं जो कि घटित होती हैं। उसी तरह वर्तमान में, वर्तमान का मतलब क्या होता है? जो कार्य अभी हो रहा है वर्तमान समय में, प्रेजेंट, एट प्रेजेंट। वर्तमान समय में कौन कौन से, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं? जैसे सामान्य हो गया, संदिग्ध, संभाव्य, आज्ञार्थक और अपूर्ण वर्तमानिक क्रिया, ठीक है। ये हमारी वर्तमान क्रिया के कुछ पार्ट हैं। और भविष्यकालिक क्रिया क्या होती है? भविष्यकालिक क्रिया वे होती हैं जो भविष्य में होने वाली होती हैं, जो भविष्य में होंगी, वे क्रियाएं हमारी होती हैं भविष्यकालिक क्रियाएं। 3 पार्ट में डिवाइड होता है, सामान्य, संभाव्य और आज्ञार्थक शब्दों में, वो आज्ञार्थक भविष्यकालिक क्रिया में, ठीक है। तो ये कुछ काल के आधार पर बटी हुई क्रियाएं होती हैं। इनको मैं एक्सपेंड करके एक अलग से वीडियो डाल दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी इसको क्रिया में जोड़ दिया तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप सिर्फ इतना समझिए 3 आधारों पे बटी होती हैं, कर्म के आधार पे, काल के आधार पे और प्रयोग और रचना के आधार पर। ज़्यादातर पाठ्यक्रमों में प्रयोग और रचना के आधार पर ही देता है और कर्म के आधार पर ही देता है। काल के आधार पर ज़्यादातर वो लैप्स कर देता है, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट वो दिखाता नहीं है। लेकिन अभी मुझे ये सारी चीज़ें एक ले में, एक फ्लो में लेकर जानी है। ये सारे पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो इसको एक्सपेंड करके मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगा जिसमें आप लोग इनके सारे सबके एक एक पार्ट, क्योंकि इसमें 6 हैं, 5 हैं, इसमें 3 हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हो गए तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। इसकी मैं अलग से वीडियो आप लोग को डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। बस एक बेसिक सा आप यहाँ पे समझ लीजिए कि भूतकालिक क्रिया होती है, वर्तमान की क्रिया होती है और भविष्यकाल की क्रिया होती है। अब हम लोग समझेंगे प्रयोग और रचना के आधार पर। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा एक तो कर्म के आधार पर होता है और प्रयोग और रचना के आधार पर ही होता है। ज़्यादातर परीक्षाओं में इन्हीं दोनों के आधार पर क्रिया पूछी जाती हैं कि सकर्मक है कि अकर्मक है। और प्रयोग और रचना के आधार पर हमारी 5 होती हैं, जो कि सहायक है, संयुक्त क्रिया है, हमारी प्रेरणार्थक है, पूर्वकालिक क्रिया है और नाम धातु क्रिया है, ठीक है। तो ये वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रियाएं हैं हमारी, क्योंकि उनसे ज़्यादातर एग्जामिनर क्वेश्चन पुट आउट करता है। तो इसके बाद हम लोग अब प्रयोग और रचना के आधार पर क्रियाओं का भेद पढ़ेंगे। प्रयोग के आधार पर क्रिया कितने भागों में बटी होती है, आइए यहाँ जानते हैं। प्रयोग एवं रचना के आधार पर क्रियाओं के भेद। कितने क्रियाओं के भेद होते हैं यहाँ पे देखेंगे? सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और नाम धातु क्रिया, ठीक है। ज़्यादातर परीक्षाओं में इन्हीं क्रियाओं का जिक्र और इन्हीं क्रियाओं का वर्णन हमें मिलता है और एग्जामिनर हमसे इन्हीं क्रियाओं के बारे में पूछता है। तो पहली क्रिया का हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं कि सहायक क्रिया क्या होती है। नाम में ही हमें पता चल रहा है कि सहायक क्रिया क्या होती है। सहायक मतलब सहायता करने वाला। अगर क्रिया की जो सहायता पद करता हो वो हमारी कैसी क्रिया होगी? सहायक क्रिया होगी। यह हमारी सहायक क्रिया कहलाएगी। क्या लिखा हुआ है? किसी वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाले पद। किसी वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाले जो पद होते हैं वो कौन सी क्रियाएं होती हैं? सहायक क्रियाएं होती हैं। जैसे कि आइए एक बार एग्जाम्पल में समझते हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है रवि पुस्तक पढ़ता है,
तो रवि पुस्तक पढ़ता है, इसमें क्रिया कौन सी हो रही है? पढ़ना। लेकिन इस मेन क्रिया को, जो ये मुख्य क्रिया है, इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? इसको सहायता कौन दे रहा है? समझ में आ गया? पहले वाली में ही सब कुछ क्लियर हो गया होगा मामला कि रवि पुस्तक पढ़ता है। अगर ये सहायक क्रिया ही हम हटा दें, बना के देखिए, रवि पुस्तक पढ़ता, पता ही नहीं चल रहा है। ठीक। और एक चीज नोट करके रख लीजिएगा, शायद मैंने यहाँ पे करा नहीं है, ये जो सहायक क्रिया होती है काल का सूचक भी होती है, काल का सूचक भी होती है। ठीक है, सहायक क्रिया के माध्यम से हम वाक्य का काल जान सकते हैं, काल पहचान सकते हैं कि ये भूतकाल में था, कि वर्तमान काल में था, कि भविष्य काल में है। ठीक है, किसी वाक्य की मुख्य क्रिया में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाले पद क्या कहलाते हैं? सहायक क्रिया कहलाते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, रवि पुस्तक पढ़ता है। रवि पुस्तक पढ़ता है, पढ़ तो रहा ही है, लेकिन पढ़ता के लिए जो हेल्पिंग लगी हुई है वो है, सहायता कर रहा है। मैंने पुस्तक पढ़ ली है, तो मैंने पुस्तक पढ़ ली है, तो पढ़ और ली है पढ़ने की सहायता कर रहा है, तो जो ली है वो सहायक क्रिया हो जाएगा, और जो मुख्य क्रिया है वो पढ़ हो जाएगा, पढ़ना हो जाएगा। ठीक। विजय ने अपना खाना मेज पर रख लिया है। विजय ने अपना खाना मेज पर रख लिया है, तो इसमें लिया है सहायक क्रिया है रखने की। समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर है, छोटे छोटे टॉपिक है। सहायक क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती हूँ, ऐसी क्रियाएं जो मुख्य क्रियाओं की सहायता करती हूँ, उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गया है। संयुक्त क्रिया, सेकेंड वाला समझते हैं। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? संयुक्त आप लोग को वैसे भी समझ में आ गया होगा, इसके देखिए नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। अगर आप नाम को बहुत ध्यान से देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि संयुक्त क्रिया होती क्या है। संयुक्त का मतलब क्या हुआ? एक और एक, दो लोगों को मिलने पर हम लोग संयुक्त बोलते हैं। ठीक, तो मतलब एक क्रिया और दूसरी क्रिया, जब दो क्रियाएं आपस में जुड़ जाती हैं, एक ही वाक्य में आ जाती हैं, तो वे हमारी संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। क्या लिखा हुआ है? वह क्रिया जो दो अलग अलग क्रियाओं के योग से बनती है। वे क्रियाएं जो दो अलग अलग क्रियाओं के योग से बनती हैं। योग का मतलब है जुड़ना। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहते हैं हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? रजनी ने खाना खा लिया है। अब इसमें दो क्रियाएं हैं, जरा आप पहचानिए, बताइए कौन कौन सी हैं। इसमें कौन कौन सी हैं? खाना और खा, ये दोनों क्रियाएं एक ही वाक्य में आ गई हैं और दोनों क्रियाएं मिल गई हैं कि रजनी ने खाना खा लिया है। पहला, मैंने पुस्तक पढ़ डाली है, तो पढ़ना और डालना दो हो गई, है ना, दो क्रियाएं एक साथ आ रही हैं सेंटेंस में। मोहन ने खाना बना लिया है, बनाना और लिया है, दो क्रियाएं हैं और संयुक्त रूप से एक ही वाक्य में आ रही हैं। तो ये हमारी हो गई संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो दो अलग अलग क्रियाओं के योग से बनती हैं। ठीक है, कि एक ही वाक्य में दो क्रियाएं आएंगी इन अ सिंपल लैंग्वेज। एंड हियर सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या होती है? जो मुख्य क्रिया को मदद करती है, सहायता करती है। वैसे पद क्या कहलाते हैं हमारे? वैसे पद हमारे कहलाते हैं सहायक क्रिया। ठीक है, अब हम समझेंगे प्रेरणार्थक क्रिया कि प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। संयुक्त क्रिया समझ चुके हैं, अब संयुक्त क्रिया के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। क्या है प्रेरणार्थक क्रिया? किसे कहते हैं? प्रेरणा, नाम में ही इसका अर्थ है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है। प्रेरणार्थक क्रिया मतलब जो प्रेरणा से लिया गया हो या किसी दूसरे को प्रेरणा दी जा रही हो। ठीक है, वे क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं न कर कर दूसरे को प्रेरित करता है करने के लिए। किसको प्रेरित करता है? दूसरे को प्रेरित करता है करने के लिए। समझ में आया? इसमें क्या होता है कि इसमें दो कर्ता होते हैं। ठीक, समझिएगा, बहुत सिंपल है। दो कर्ता होते हैं, जैसे मैं हूं और मेरे साथ कोई दूसरा कर्ता है जो कार्य कर रहा होता है। इन दो कर्ता में से मैं काम ना करके उससे अपना काम करवाऊं। कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे कर्ता से काम करवाए, तो वो होता है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, रतन महेश से पत्र लिखवाता है,
तो इसमें हमारे दो कर्ता हैं, कौन कौन से, एक तो रतन हो गया और दूसरा महेश हो गया है। अब रतन पत्र ना लिखकर किसी से लिखवा रहा है, महेश से पत्र लिखवा रहा है। तो रतन पत्र ना लिखकर महेश से पत्र लिखवाता है, ठीक है। तो इसमें वाता ज्यादा आएगा सब में, क्योंकि ये सेकंड पर्सन हमारा काम कर रहा है। अब दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। दूसरा वाक्य क्या है, सविता कविता से कपड़े धुलवाती है। तो सविता खुद ना धुलकर किसको प्रेरित कर रही है करने के लिए काम, कविता को, तो कविता कपड़े धुलती है, ठीक। इसी तरह अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाते हैं, पढ़वाता है लिखा है ना, पढ़वाते हैं। अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाते हैं। तो जो अध्यापक है वो बच्चों से काम करवा रहा है, ना कि खुद कर रहा है। तो पहला वाला जो कर्ता है ये स्वयं न कार्य करके दूसरे वाले कर्ता से कार्य करवाता है। तो हमारी कौन सी क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। इसमें दो होते हैं हमारे, एक तो होता है प्रेरक, जो प्रेरक करता है, और दूसरा होता है प्रेरित, जो प्रेरित होता है, ठीक है। इसमें दो होते हैं हमारे, एक तो होता है प्रेरक, दूसरा होता है हमारा प्रेरित होता है, ठीक है। तो प्रेरक वो होता है, रतन हो गया इसमें प्रेरक, और प्रेरित कौन हो रहा है, महेश इसमें से प्रेरित हो रहा है कार्य करने के लिए, ठीक है। जो मोटिवेट करता है या जो कार्य किसी दूसरे से करवाता है वो होता है हमारा प्रेरक। जो मोटिवेट होकर उसका काम करता है, प्रेरित होता है, वो होता है हमारा महेश हो गया। इसमें सविता प्रेरित है, वो इसमें सविता प्रेरक है और कविता प्रेरित है। ये प्रेरक है, बच्चे प्रेरित है। प्रेरणार्थक क्रिया हमें लगता है कि आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब पूर्वकालिक क्रिया समझते हैं कि पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं। हाँ, सबसे बड़ी चीज, अगर आपने मेरी संज्ञा और सर्वनाम की वीडियो नहीं देखी है अभी, अगर आपको इसमें संज्ञा सर्वनाम आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको ये सेंटेंस में, इस वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम जैसे शब्दों को ढूंढने में दिक्कत होगी। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि राइट हैंड साइड में आपके ऊपर आई बटन आ रही होगी, उस आई बटन पे आपको संज्ञा और सर्वनाम दोनों वीडियोस की आपको लिंक मिल जाएंगी। आप वहाँ पे जाके क्लिक करिए और संज्ञा और सर्वनाम को देखिए। मैंने बहुत आसान तरीके से पढ़ाया, आप लोग को बहुत पसंद आएगी वो वीडियो। आइए टॉपिक पे, पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं। पूर्व का मतलब पहले, ऐसी क्रियाएं जो पहले हो चुकी होती हैं, ठीक है। और जो एक इसमें सबसे पहले तो इसमें दो क्रियाएं होती हैं। कितनी क्रियाएं होती हैं इसमें, दो क्रियाएं होती हैं। अब उन दो क्रियाओं में से पहली क्रिया संपन्न हो चुकी होती है, वो ऑलरेडी डन हो चुकी होती है, खत्म हो गई होती है। और जो दूसरी वाला कार्य है, जो दूसरी क्रिया है, वो प्रचलित होती है, ठीक है। इसमें दूसरी क्रिया क्या होती है, प्रचलित होती है, ठीक है। चलो जरा इसमें बताना कि विकास पढ़कर सो गया, विकास पढ़कर सो गया, नहाकर चला गया। तो पूर्वकालिक क्रियाओं में क्या होता है, इसमें जो हमारी क्रिया होती है उसके साथ कर लग जाता है। इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है, इसमें जो क्रिया होती है उसके पीछे हमारा कर लग जाता है। क्या लग जाता है इसमें, कर। पढ़कर, नहाकर, है ना, सोकर, खाकर, खेलकर, ये सब इसमें लग जाता है। तो पहली वाली जो हमारी क्रिया होती है वो ऑलरेडी संपन्न हो चुकी होती है, खत्म हो चुकी होती है। और जो दूसरी वाली क्रिया होती है वो प्रचलन में रहती है। किस में रहती है, प्रचलन में वह रहती है। प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया हमारी खत्म हो चुकी हैं। अब हम लोग लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम लोग नाम धातु क्रिया यहाँ पे पढ़ेंगे। नाम धातु क्रियाएं किसे कहते हैं, तो नाम धातु क्रियाएं क्या होती हैं, जब क्रिया की रचना, देखिए क्रिया किसी न किसी धातु से तो बनी ही होती है। क्रिया जो है किसी न किसी धातु से बनी होती है। अगर धातु आपको नहीं आया है, अभी नहीं आ रहा है समझ में, अगर आप अभी अभी आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को पीछे रिवाइंड करिएगा और समझिएगा कि धातु किसे कहते हैं और क्रिया धातु से कैसे बनती है। मैंने बहुत एक्सप्लेन करके धातु और क्रिया का निर्माण कैसे होता है, क्रिया कैसे बनती है, वो सब समझाया हुआ है, ठीक है। तो जो क्रिया है वो किससे बनती है, धातु से बनती है। अभी यही क्रिया संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के माध्यम से जब बने तो वो संज्ञा हमारी क्या क्रिया, वह क्रिया हमारी क्या कहलाती है, वह क्रिया हमारी नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे कौन कौन से, अपना, धन, पन,
इसमें प्रत्यय जोड़ दिया है, और इसमें एक प्रत्यय अगर ना जोड़ देंगे तो पूरा सर्वनाम है। इस सर्वनाम में अगर हम प्रत्यय जोड़ देंगे तो ये हमारी क्रियाएं बन जाएंगी, नाम धातु क्रियाएं बन जाएंगी, अपनापन और अपनाना। ठीक है, उसी तरह चमक में अगर संज्ञा है, चमक क्या है, एक संज्ञा है। अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि संज्ञा, ये जो चमक है कैसी संज्ञा है, ये जो चमक है ये कैसी संज्ञा है, जो अपना है ये कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, और विशेषण अभी मैंने पढ़ा ही नहीं तो इसे प्रश्न करने का कोई औचित्य बनता नहीं है। ठीक है, तो चमक एक संज्ञा है, इस चमक में अगर मैंने प्रत्यय ना जोड़ दिया तो चमकना हो जाएगा। ठीक है, अगर आना जोड़ दिया तो चमकाना हो जाएगा। इसी तरह एक विशेषण होता है दोहरा, इस दोहरा में अगर हम ना जोड़ देंगे, ना प्रत्यय लगा देंगे तो ये दोहरा किस में बदल जाएगा, दोहराना में बदल जाएगा। तो समझ में आ गया है कि नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं। तो आई होप कि आपको पूरी क्रिया सरल तरीके से समझ में आ गई होगी, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं करा है। एक छोटा 5th 6th 7th क्लास का बच्चा भी इसको पढ़ के अंडरस्टैंड कर सकता है, और जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए तो मतलब ये जन्म घुट्टी के लिए तरह है। और हिंदी ग्रामर आज के कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्थान रखती है, जिसमें हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ये कहने का मतलब है कि हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपने हिंदी सही से पढ़ लिए तो हिंदी अच्छा मार्क्स दे सकती है आपको, कहीं भी हो, आप क्लासेस में हो, एकेडमिक पढ़ लो, या तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हो। ठीक है, फिर आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। इसी तरह सब्सक्राइब करते रहिए, अपना प्यार बरकरार रखिए, दिल खोल कर सपोर्ट करिए। जितना आप लोगों ने पिछली 2 वीडियो में प्यार दिखाया है उसी तरह प्यार दीजिए। आपको कुछ डाउट आता है, कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट में बिल्कुल बताइएगा। अपने छोटे भाई बहनों को ये पढ़ाई वाली वीडियो जो भी एकेडमिक क्लासेस में हो उनको शेयर करिएगा, ताकि वो भी आसान तरीके से हिंदी को पढ़ सकें। चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में विशेषण शुरू करेंगे। जय हिंद, जय भारत।